नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जनतंत्र आपके द्वार। मैं हूं अमृतांशु राय। इस कार्यक्रम में हम आपको संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के बारे में तमाम जानकारी देते हैं। आज हम आपको बताएंगे मानव संसाधन संबंधित स्थायी समिति की सिफारिशों के बारे में, जिसने हायर एजुकेशन बिल को सुधारने के लिए तमाम सिफारिशें की हैं। समिति ने अपने रिपोर्ट में सरकार से कहा है कि मौजूदा हायर एजुकेशन रेगुलेटर्स को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक तंत्र को विकसित करना आवश्यक है। समिति ने अपने रिपोर्ट में ये भी कहा है कि जो मौजूदा रेगुलेटर्स हैं उनको खत्म करना ठीक नहीं होगा। भारत में उच्च शिक्षा की निगरानी के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग AICTE और NCT जैसी संस्थाएं हैं। उच्च शिक्षा एवं शोध बिल 2011 के जरिए सरकार इन सभी संस्थानों के बदले एक व्यापक आयोग बनाना चाहती है। संसदीय स्थायी समिति चाहती है कि प्रस्तावित आयोग मौजूदा संस्थानों को खत्म करने के बजाय इन पर निगरानी रखने का काम करे। जो अभी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे UGC है, AICTE है, NICT है, उनको ही मजबूत किया जाना चाहिए। और यदि उनमें कहीं कुछ कमियां पाई जाती हैं तो उनको अब बहुत आसानी से रेक्टिफाई किया जा सकता है। इन सब को हटाकर आप एक बड़ी रेगुलेटरी बॉडी अगर बना देंगे तो उससे और अधिक एक घुटन पैदा होगी। वो घुटन हम नहीं चाहते। भारत विविधताओं का देश है। लाखों विविधताओं की करोड़ों सुगंधें यहाँ पे पनपें और फलें। यह एक पुष्पित और पल्लवित होने वाला बागीचा शिक्षा का बने, यही हमारी कमेटी की मूल भावना रही है। To govern different aspect of our higher education, starting from UGC to other regulatory bodies. But you see, now the government wants to bring all these fields of higher education under one regulatory body. नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन का जो बिल है उसकी अभी स्टैंडिंग कमेटी में मैं इस मीटिंग में गया नहीं था, मुकम्मल स्टडी नहीं है, लेकिन मैं जो जितना बिल को देखा है और समझ पाया हूँ, एक तो जो हमारी पुरानी संस्थाएं बनी हुई हैं एजुकेशन से मुताल्लिक, उन संस्थाओं को क्यों ख़त्म करके और क्यों एक नई बॉडी का गठन करने की ज़रूरत पड़ रही है, ये मंशा साफ नहीं है। पिछले एक दशक के दौरान देश में उच्च शिक्षा का काफी तेजी से विस्तार हुआ है, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में कुकुरमुत्तों की तरह उग गए संस्थानों को लेकर काफी चिंताएं जताई जा रही हैं। समिति का मानना है कि इस सेक्टर को सरकार पहले ही काफी विनियमित कर चुकी है, मगर निगरानी के लिए अलग अलग संस्थाएं होने की वजह से कानून का ठीक से पालन नहीं हो पा रहा है। समिति का मानना है कि एक और नियामक आयोग समस्या का हल नहीं है। समिति ने कहा है कि शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग AICTE और NCT को खत्म करने की अपनी सिफारिश पर दोबारा गौर करे और इन पर निगरानी के लिए एक कारगर राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग की संभावना तलाशे। Since the beginning of our independence, the development of our education system has gone through many stages, and now we have reached in such a stage where all these branches should be regulated, coordinated, and our efforts should be directed on the major requirements of our एजुकेशन। जो बिल है उसमें तो कोई मुकाम है नहीं, उसमें कहीं भी उन्होंने स्पेसिफिक क्लियर नहीं किया है कि जो हमारे पुराने कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, AICTE वगैरह में जो काम करते थे, उनका क्या स्थान रहेगा। ये बिल में अगर जोड़ा जाए तो हम ये समझेंगे कि ये बात मुस्तनद है, मजबूत है और एक डॉक्यूमेंट तैयार होगा जिसके बेस पे उनको भी ये विश्वास होगा जो शिक्षा की सेवा कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि बिल में कमी है। स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में इस वक्त 600 विश्वविद्यालय, 33,000 कॉलेज, 3,800 तकनीकी संस्थान, 500 आर्किटेक्चर कॉलेज और 3,800 प्रबंधन संस्थान हैं। रिपोर्ट में इन संस्थानों को भी नियमन के लिए मौजूदा संस्थानों को बनाए रखने की सिफारिश की गई है।
बात को बहुत गंभीरता से इस पे विचार किया गया कि जब आप ये तय कर रहे थे कि हायर एजुकेशन आप कमीशन बनाएंगे, तो राज्यों की इसमें सहभागिता कितनी रही और फिर राज्यों का मत क्या था? क्या राज्यों का मत ये था कि हाँ आप बना दीजिए और हम अपना अधिकार छोड़ देते हैं? ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। तो ये कमीशन एक प्रकार से राज्यों के अधिकारों को भी चोट पहुंचाता है। Yes, we have taken the opinion of all the stakeholders, including also all the universities, the most respected academicians, heads of the institutes. All these people were consulted, and you see, since the education is in concurring list, the state governments had also some role, because that was also mentioned in the bill also, because the state universities are coming under the purview of the state governments. So there the center will not interfere. But this bill will help them as a guideline. So the entire country, the system of education will be coordinated and guided in a proper डायरेक्शन। हायर एजुकेशन तो दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। मुल्क तरक्की के रास्तों पे जब ही जा सकता है जब हायर एजुकेशन के अंदर हम उस यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट को शामिल करें जिसको लेके दुनिया आगे बढ़ रही है। और वो मुल्क जो अपने आप को पहली दुनिया कहते हैं, उनकी बराबरी में जाने के लिए हमें दुनिया की एजुकेशन पे तो स्टडी करना चाहिए और उसके ज़रिए आगे बढ़ना चाहिए। स्थायी समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से कहा है कि वो इस मामले में राज्यों के साथ विस्तृत चर्चा करे। समिति के मुताबिक शिक्षा को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, इसलिए उस शिक्षा विभाग को राज्यों की शंका का समाधान करना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार सुनिश्चित करे कि नए कानून से राज्यों के अधिकारों में कटौती न हो। साथ ही सरकार से उस शिक्षा कानून के लिए उन प्रावधानों की समीक्षा भी करने को कहा गया है जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी करते हैं। एक ही आप अगर रेगुलेटरी बॉडी बना देंगे तो वह संविधान की उस भावना के भी विपरीत हो जाता है जिसमें विकेंद्रीकरण पर जोर दिया गया है और स्थानीय स्वभाव, स्थानीय रंग रूप और प्राकृतिक जो वहाँ का स्वरूप है उसके अनुरूप जो शिक्षा का एक खिलना होना चाहिए, पुष्पित और पल्लवित होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। We have also discussed about the distant education, and they are having a major role in developing the higher education also, and that aspect also will be discussed. उच्च शिक्षा एवं शोध कानून में गड़बड़ी पाए जाने की दशा में प्रस्तावित नियामक आयोगों पर 6 महीने के लिए केंद्र सरकार के नियंत्रण की बात की गई है। समिति के मुताबिक इससे संस्थानों की स्वायत्ता पर असर पड़ेगा और प्रस्तावित कानून में ये प्रावधान खत्म किया जाना चाहिए। समिति ने जब बिल की समीक्षा करी तो ये पाया कि जितने भी कर्मचारी अभी रेगुलेटरी बॉडीज में काम कर रहे हैं उनकी नौकरी की सुरक्षा के लिए कोई भी प्रावधान नहीं बनाया गया है। तो समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये बोला है कि उनकी नौकरी सुरक्षित रहे तो उसके लिए ऐसा प्रावधान बिल में होना ज़रूरी है। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। समिति ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि छात्रों को दाखिला देने का काम यूनिवर्सिटीज़ का है और ये अधिकार उन्हीं के पास रहना चाहिए। इस पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अरुणा ठाकुर। अरुणा, इस मामले में समिति ने क्या सिफारिशें की? जी हाँ अमृतांशु, जो प्रस्तावित रेगुलेटर है उसके पास ये पावर दी गई है कि जो छात्रों का नामांकन होगा वो उस चीज़ को करवा सकेगा। लेकिन फ़िलहाल हम जब ये देखते हैं तो ये जो पावर है, ये जो शक्ति है वो सिर्फ़ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के पास है। तो समिति ने इसमें असहमति जताई है और कहा है कि अगर ऐसा करेंगे तो उससे यूनिवर्सिटी की स्वायत्ता पे असर पड़ेगा। तो उसकी स्वायत्ता को बचाने के लिए समिति ने ये बोला है कि ये जो शक्ति है वो सिर्फ़ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के पास रहनी चाहिए। अमृतांशु, हमने समिति के सदस्य वीरेंद्र कश्यप से बात की और जानना चाहा कि संसदीय स्थायी समिति की हायर एजुकेशन बिल पे क्या आपत्तियां हैं। इसमें कुछ चीज़ें सामने आई जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी में जब इसको एग्जामिन किया गया बिल को, तो इसमें एक तो जैसे आपने कहा कि रेगुलेटरी कुछ रेगुलेटर्स थे, जैसे यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का है, AICTE का है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है,
और जैसे NCTE का है, जैसे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, उनके एजुकेशन के लिए, तो इस प्रकार के रेगुलेटर्स थे डिफरेंट उसमें। पर एक जो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है इस बिल में, कि इनको सबको ऑटोमेटिकली समाप्त करके ये जो एक्ट बने हुए हैं इनको रिपील कर दें, और रिपील करने के बाद जो है वो फिर जो एक कमीशन बन रहा है NCHER, तो NCHER में जो है ऑटोमेटिकली इनको रिपील करने के बाद इनकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी। पर हमारा ये मानना है कि ये काफ़ी समय से टेस्टेड बॉडीज़ हैं, रेगुलेटर्स हैं, और इनको काफ़ी इसमें एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत सी चीज़ें इनको पता है। अगर इनको समाप्त कर दिया जाए कि नई शुरुआत करेंगे तो डेफिनेटली हमारे को उसमें नुकसान होगा। तो स्टैंडिंग कमेटी में भी लगभग सभी सदस्यों ने, और मेरा भी अपना व्यू वो यही था कि ये हमको एग्जिस्टेंस में इसको रखना चाहिए, और जो भी कमीशन बनता है, अगर ये बिल पारित हो, एक्ट बनता है, पारित हो जाता है, तो डेफिनेटली हमको उनकी सारी बातें रखते हुए इनको तो एज इट इज़ रखना चाहिए। भले ही कमीशन जो है वो एक सुपर रेगुलेटरी बॉडी बन जाए ऑल इंडिया लेवल पर, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ड्राफ्ट जब हम करते हैं पॉलिसी को, तो जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनका व्यूज़ लिया जाता है। इसमें जब ड्राफ्ट हुआ, ये पॉलिसी बनी जब इसकी, और ये जब बिल आया, तो इसमें स्टेट को कंसल्ट नहीं किया, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी ने स्पेसिफिकली बोला है कि स्टेट को एक महत्वपूर्ण अंग है इसका एजुकेशन का, बिकॉज कॉन्करेंट लिस्ट में आता है ये। तो उसके लिए क्या क्या ग्राउंड्स रखे, क्या ऑब्जेक्शन उठाए स्टैंडिंग कमेटी ने? स्टेक होल्डर्स को, जिसमें हमारे मेन स्टेक होल्डर्स तो उसमें आते हैं जो हमारे स्टेट्स हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का जो संविधान है वो एक फेडरल स्ट्रक्चर हमको देता है, उसमें स्टेट्स के अपने अधिकार हैं, सेंटर के अपने हैं, परंतु ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जिससे जो है वो ओवर रूल हो जाए और स्टेट्स को हम दरकिनार कर दें। और वैसे भी एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट में है, हमारे संविधान में जो है उसमें एजुकेशन को कहा गया कि जो स्टेट्स हैं वो अपने हिसाब से उसको देखेंगे। अगर हम इस कमीशन को इस तरह से तैयार करेंगे कि जो फेडरल स्ट्रक्चर पर प्रहार होगा, तो डेफिनेटली वो भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स दे हैव सेड दैट इट इज़ नॉट गुड। सर, इस बिल में जनरल काउंसिल को बनाने की बात की गई है, जो कि एक एक्सपर्ट बॉडी है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है कि ये जो एक्सपर्ट्स लिए गए हैं इसमें, वो उससे पूरी तरह से खुश नहीं हैं। तो क्या क्या एक्सपर्ट स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंड किए हैं इस बिल में? इसमें मैंने एक क्वेश्चन रेज किया था ड्यूरिंग माय डिस्कशन। आई सेड दैट ये जो आपका जनरल काउंसिल है, ठीक है, इसमें आपने डिफरेंट लोगों को इसमें लिया हुआ है, परंतु 3-4 जो मैं समझता हूँ कि जिनको इसमें रखना चाहिए था, जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब रिप्रेजेंटेटिव, वोमेन रिप्रेजेंटेटिव, माइनॉरिटीज़ का है, और एजुकेशनल साइड से भी जो टीचर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टेक होल्डर्स हैं ना, तो अगर आपको डिसीजन मेकिंग बॉडी है जनरल काउंसिल में, वो अपने व्यूज़ अगर रखेगी, तो उनको सबको इसमें अगर आप डालेंगे तो वो एक होलिस्टिक व्यू जो है होगा, और टोटल हमारे सामने सारे देश का और डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं हायर एजुकेशन से संबंधित, उनको अगर हम साथ जोड़ेंगे तो डिसीजन मेकिंग बॉडी में दे शुड बी देयर। तो आई मस्ट से दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव्स मस्ट बी देयर। तो वैसे तो कमेटी ने भी दी है अपनी व्यूज़ दिए हैं कि भी इसको आपको रखना चाहिए इसमें, वो भी एक है। जैसे कि हम देखते हैं कि 2011 में एनसीटी को अमेंड करने की बात, मतलब बिल ही पास हो गया उसके लिए, और 2011 में इसको डिसॉल्व करने की बात कर रही है एचआरडी मिनिस्ट्री। तो ये जो कन्फ्यूजन है दोनों में, ये उसके लिए कमेटी ने क्या बोला है? नहीं, बिल्कुल इसमें ठीक है, वो कन्फ्यूजन है अभी, और ये कन्फ्यूजन हमने कहा है कि जो कमेटी की रिपोर्ट है उसमें कंक्लूडिंग पैरा अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें यही कहा गया कि इसको आप एक बार से स्टडी करके और स्टेक होल्डर्स की बात को मद्देनज़र रखते हुए वो आप इसको लो। अब समय हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और बताएंगे कि समिति ने एक्सपर्ट पैनल के मामले में क्या सिफारिशें की हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समिति ने प्रस्तावित काउंसिल में एक्सपर्ट पैनल पर भी ऐतराज जताया है।
समिति का कहना है कि इस एक्सपर्ट पैनल को और व्यापक करने की आवश्यकता है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित नियामक आयोग की साधारण सभा में 30 शिक्षाविद हैं और इसमें अलग अलग क्षेत्रों की नुमाइंदगी करने वाले लोग होंगे। इसके सदस्यों में उस शिक्षा से जुड़े पेशेवर लोगों को जगह दी जाएगी, लेकिन समिति के मुताबिक इसका संयोजन ठीक नहीं है और इस काउंसिल में कई क्षेत्र प्रतिनिधित्व से महरूम रह गए हैं। समिति ने सिफारिश की है कि सरकार इस कमी को दूर करे। If you go into the contents of the bill, perhaps it grants autonomy to the Commission, National Commission for Higher Education and Research. The role of the government is very, very limited, except the constitution of the members of the Commission and the Collegium. So the Commission is much autonomous, but the Commission does not give autonomy to the universities. Only few people, few nominees of the central government, they will decide what curriculum should be there, what should be the standard, what should be the norm, and the state governments, all the universities, they have completely been ignored. समिति ने प्रस्तावित उच्च शिक्षा नियामक आयोग की साधारण सभा में निजी विश्वविद्यालयों, अध्यापकों, दूर शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधि, महिलाओं और वंचित वर्ग के लोगों को भी शामिल करने की सिफारिश की है। समिति ने प्रस्तावित उच्च शिक्षा आयोग में राज्यसभा के 2 और लोकसभा के 2 सदस्यों को भी शामिल करने के लिए सरकार से कहा है। Education system which wants and which is expected to look after all the sections of the society, that should be also the primary aim of our educational system also. That in this bill, it is there also mentioned, and we also discussed, we incorporated the interest of all the sections, including women, SC, ST, OBC, all these minorities also. We have done it. तो महिलाओं का है, दलितों का है, अल्पसंख्यकों का है, और इसमें हमने एक और सुझाव दिया था कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, बॉर्डर एरियाज़ हैं, वे अक्सर छूटे रह जाते हैं और जो दिल्ली से जितना दूर है उसको ये महसूस होता है कि शायद उसका दर्द, उसकी भावनाएं, उसकी आकांक्षाएं वो महसूस नहीं की जा रही हैं, इसलिए उनका भी बराबर का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इसलिए बात कही गई थी। साथ ही स्थायी समिति ने कहा है कि मेडिकल शिक्षा और शोध को अलग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें विशेषज्ञता की जरूरत है। संसद में लंबित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानव संसाधन आयोग बिल में चिकित्सा शिक्षा के लिए अलग भी नियामक आयोग की सिफारिश की गई है। समिति ने कहा है कि मेडिकल शिक्षा और शोध को अलग भी नियामक आयोग के बदले विशेष कानून के तहत लाना चाहिए। निश्चित रूप से, क्योंकि एक ही जगह उसका मूल धारा बनी रहे, तो ये ज़रूरी है कि NCRH में जोड़ के कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उससे और अधिक एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, इसीलिए समिति ने सिफारिश की। Representatives, they also attended the meeting on our invitation also. They have given their views. On that also very carefully we listen their view, and you see that aspect is also included in the bill. So no view, no aspect is left out. बिल की समीक्षा के दौरान समिति ने पाया है कि प्रस्तावित बिल में दूरस्थ शिक्षा का तो जिक्र है, मगर दूरस्थ शिक्षा काउंसिल के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। समिति ने कहा है कि सरकार दूरस्थ शिक्षा से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा करे और सुनिश्चित करे कि दूरस्थ शिक्षा काउंसिल राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं शोध आयोग की निगरानी में सुचारू रूप से काम करती रहे। स्थायी समिति ने अपने रिपोर्ट में सरकार से कहा है कि प्रस्तावित हायर एजुकेशन रिसर्च काउंसिल में सरकार की दखलंदाजी कम होनी चाहिए। इस पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी अरुणा ठाकुर। अरुणा, क्या कहा है समिति ने इस मामले में? जी हाँ अमृतांशु, बिल NCHER जनरल काउंसिल और बोर्ड बनाने की बात कह रहा है, और अगर ये देखा जाएगा कि अगर ये जो तीनों बॉडीज़ हैं अगर वो सही ढंग से काम नहीं करेंगी तो इनकी जो जितनी भी पावर्स है वो केंद्र सरकार ले लेगी। तो समिति ने ये देखा कि ये जो पावर है, ये जो शक्ति है बहुत व्यापक है, और ऐसा करने से ये जो बॉडीज़ हैं, प्रपोज बॉडीज़ हैं, वो सही ढंग से अपना प्रचार नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए ये जो प्रावधान है वो बिल से हटा देना चाहिए, ये समिति का मानना है। अमृतांशु, हमने बात की समिति में पेश हुए जॉइंट सेक्रेटरी हायर एजुकेशन RP सिसोदिया से और जानना चाहा कि राज्यों के अधिकारों को लेकर के उन्हें क्या एतराज़ है।
जब बिल ड्राफ्ट हुआ था तो बिल से पहले हमने एक ये यशपाल कमेटी के रिकमेंडेशन से वहाँ से शुरू हुआ था, हायर एजुकेशन कमीशन। उसके बाद बिल बनाने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई थी और टास्क फोर्स मेंबर्स ने कंट्री में, इंडिया में करीब 8 जगह पर कंसल्टेशन वर्कशॉप्स करी थी। उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनिवर्सिटी सबको बुलाया गया था। उसके बाद इसको ड्राफ्ट किया गया था। अभी भी अगर हम देखें तो जो जनरल काउंसिल बन रही है हायर एजुकेशन कमीशन में, उसमें हर स्टेट से एक रिप्रेजेंटेटिव दे रहे हैं। अभी जो कमेटी का जो सुझाव हमको दिए हो उसको हम लोग देखेंगे कि किस हिसाब से, और अगर स्टेट को देना है रिप्रेजेंटेशन तो किस हिसाब से उसको करना चाहिए। सर, दूसरा सवाल ये है कि बिल में यूजीसी, एआईसीटीई को जैसी रेगुलेटरी बॉडीज़ को डिसॉल्व करने की बात की गई है, जबकि कमेटी ये चाहती है, उनकी रिकमेंडेशन ये है कि इनको डिसॉल्व ना किया जाए और जो भी कमीशन आप बना रहे हैं, एनसीएचईआर जो बना रहे हैं, वो कमीशन एक सुपर रेगुलेटर की तरह काम करे। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में कमेटी का सुझाव काफ़ी अच्छा है, लेकिन हमने जिस हिसाब से बिल बनाया उसमें इसका प्रावधान तो अभी रखा नहीं गया है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको देखना पड़ेगा कि अगर उसमें बिल में जो हम अब अगर मॉडिफिकेशन लाते हैं तो फिर से कैबिनेट का अप्रूवल का ज़रूरत पड़ेगा। तो किस हिसाब से जो कमेटी के सुझाव हैं वो भी काफ़ी वजनदार हैं, तो उनको किस तरह से हम इस बिल में इनकॉर्पोरेट करें, वो हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि कमेटी ने बोला है कि इन बाकी रेगुलेटर्स को आप बिना क्लोज करे भी अपना जो मकसद है उसको पूरा कर सकते हैं। ये सुझाव है, तो इसको हम अब अपनी तरफ से उसको देखेंगे कि ये इस तरह से अगर पॉसिबल है तो उसको करने से हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अगर मीट करता है तो फिर उसको करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सर, बिल में ये भी है कि अगर ये डिसॉल्व होती हैं तीनों बॉडीज़, तो इसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो उनका क्या फ्यूचर होगा, क्योंकि वो एक तरीके से परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये बिल में कहीं पर भी ये प्रावधान नहीं दिया गया है, जबकि कमेटी ने अपने रिपोर्ट में साफ तौर पे कहा है कि उनकी नौकरी सुरक्षित रहे, उसके लिए एक प्रावधान होना भी ज़रूरी है। तो क्या कहना चाहेंगे? ये क्वेश्चन लिंक्ड है कि पहले रेगुलेटर्स जो हैं उनको ख़त्म करना है कि नहीं करना। अगर सपोज़ कमेटी का पहला वाला सुझाव मान लिया जाता है कि हम अब तो फिर वो क्वेश्चन अराइज़ नहीं होता। अगर अभी की जो है शेप में बिल है, अगर वो जाता है तो फिर उसको कैसे करना, तो उसमें रूल का एक प्रावधान है कि रूल के द्वारा भी आप इसको कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें तरह तरह के एम्प्लॉयज़ हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ है, उनका तो खैर वो तो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उनको हर साल रिन्यू करना नहीं करना वो अलग है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दूसरे जो रेगुलर स्टाफ है उनकी नौकरी ना जाए, और डेपुटेशन वाले उनको कैसे एडजस्ट किया जाए, ये 3 क्वेश्चन हैं जिनको कि देखना पड़ेगा। अब जिस हिसाब से मतलब अब किस तरह से ये बिल शेपअप करता है उस हिसाब से या तो फिर रेगुलेटर रखेंगे तो फिर ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा। अगर फाइनली ये होता है कि रेगुलेटर्स नहीं रहेंगे तो उसके बाद हमको इसमें थोड़ा काम करना पड़ेगा। मगर ये शुरू से हम बोलते आ रहे हैं कि इसको किसी के ऊपर भी एडवर्स इम्पैक्ट ना पड़े, इस तरह से सरकार ज़रूर कोशिश करेगी। मतलब किसी भी एम्प्लॉई को किसी तरह का नुकसान ना हो, इतना तो इंश्योर करने की हम कोशिश करेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं अपने कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर, लेकिन जाने से पहले आइए आपको दिखाते हैं समिति के सदस्य वीरेंद्र कश्यप का नजरिया। वी नीड super regulator on that, but we should keep in mind that all these regulators which have been previously acting for the last so many years, we take the example of UGC since 1965 or so it is working, so it should not be totally debarred or they should not be repealed. जनतंत्र आपके द्वार कार्यक्रम को देखने के लिए शुक्रिया। हम वापस लौटेंगे एक नए एपिसोड, एक नए कार्यक्रम के साथ। देखते रहिए राज्यसभा टीवी।